हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे इस चैनल पे। आज हम क्लास 10 के हिस्ट्री के चैप्टर 2 फैक्टर लीडिंग्स टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, रीजनल डिस्कंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश, कुका मूवमेंट, वाबाही मूवमेंट और मुंडा रिबेलियन। ये सब चीज़ हम आज कवर करेंगे। इवन थ्रू द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज द फेल्ड रिबेलियन। आपको पता होगा 1857 में 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, है ना, जो मंगल पांडे जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। वो पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाया और उसके बहुत सारे रीजन थे, लेकिन भी इसका जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट देखा जाता है इंडियन की हिस्ट्री में। With this revolt, India ushered an era of nationalism. This revolt also marked the beginning of a long-drawn struggle against the British imperialism. और ये जो रिवोल्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, जो भी आंदोलन हो रहे थे, जो भी रिवोल्ट हो रहे थे, उसका ये बिगनिंग था, एक स्टार्टिंग था। जैसा कि हमको पता है कि ब्रिटिश अपने फ़ायदे के लिए हमारे इंडिया में अपना रूल्स बना रहे थे और उसी रोल को क्या करते थे, प्रोटेक्ट करते थे और प्रमोट करते थे। ये इंडियन के लोगों के बारे में नहीं सोचते थे, जिससे इंडियन और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट डिफरेंट रूल्स बनाते थे अपने इंटरेस्ट के लिए, जिससे अलग अलग जगह के जो लोग हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से हैप्पी नहीं थे, जिससे वो और गुस्सा होने लगे। और इसी के कारण इंडिया में पॉलिटिकल नेशनलिज्म का ग्रोथ देखने को मिलता है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नेशनलिज्म है क्या। Nationalism refers to the feeling of oneness that emerges when the people living in a common region share the same historical, political and cultural background, speak the same language, have the same cultural values and consider them as a one nation, है ना। तो नेशनलिज्म का मतलब वो होता है कि ये एक तरह का फीलिंग्स है ना। ये फीलिंग ऑफ वननेस है, यानी एकता का फीलिंग है, ठीक है, जो सबको मिल के एक साथ रहते हैं। जब किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, कॉमन रीजन में जो लोग रहते हैं और उनका एक म्यूचुअल उनका हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड होता है, वो एक जैसे भाषा बोलते हैं। एक जैसी भाषा आप देखेंगे कि इंडिया में बहुत सारे अनेक अनेक लैंग्वेज बोले जाते हैं, है ना। फिर भी इस लैंग्वेज के डिफरेंस के बाद भी हम देखते हैं कि इंडिया में क्या देखने को मिलता है, यूनिटी देखने को मिलता है। Oppressive British policy and radical changes broke the people of India together and made them aware of their identity, है ना। और जो ब्रिटिश के पॉलिसी थे और उनके जो रेडिकल चेंज थे, है ना, वो इंडिया को उनके आइडेंटिटी के लिए क्या किए, अवेयर किए। सेवरल फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म। और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे जो इंडिया में नेशनलिज्म के राइज करने में मदद किए। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंस है जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोकल एंड द रीजनल डिस्कंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश, है ना। सबसे पहले आता है हमारा कुका मूवमेंट, ठीक है। कुका मूवमेंट ये पंजाब में हुआ था और इसको लीड करने वाले थे गुरु राम सिंह, ठीक है। और ये जो मूवमेंट है, सिख जो धर्म है, रिलीजन है, उसको प्यूरिफाई करने की कोशिश में किया गया था। इनका कहना था जो कास्ट डिस्टिंक्शंस है ना, और कंजम्पशंस ऑफ मीट है और लिकर है, ठीक है। तो जो मीट खाते थे और लिकर पीते थे और कास्टिज्म जो था उसको ये लोग नहीं मानते थे। ये लोग बोलते थे इसको ख़त्म करना चाहिए सिख धर्म से, ठीक है। इनका और एक मोटिव था कि ये लोग अपने जो सिख रिजिम्स हैं उसको रिस्टोर करना चाहते थे, किस रीजन में, पंजाब में, है ना। और ये जो ब्रिटिश है उनका एजुकेशन और उनके प्रोडक्ट और उनके लॉज, ये तीनों को ये लोग क्या करना चाहते थे, बॉयकट करते थे। और कुकास वेर अल्सो रेफर्ड एज द नामधारीज। और कुका को हम लोग नामधारीज के नाम से भी जानते हैं, और ये हैं हमारे गुरु राम सिंह जी। नेक्स्ट हमारा है द वाबाही मूवमेंट, है ना। ये जो वाबाही मूवमेंट है ये पटना से स्टार्ट हुआ और ये एक तरह का इस्लामिक रेवल्यूशन मूवमेंट था। यानी ये जो मूवमेंट चलाया गया था मुस्लिम धर्म के लोगों के द्वारा चलाया गया था। ये जो मूवमेंट था 1857 के रिवोल्ट के कारण किसमें चेंज हो गया, टर्न हो गया। ये चेंज हो गया आर्म्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी ये लोग अब हथियार उठाने स्टार्ट कर दिए। इनके जो लीडर थे उनका नाम था सैयद अहमद बारलेवी, है ना। और ये मूवमेंट को 1870 तक पूरी तरह से सप्रेस कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आर्म रिवोल्ट बाय वासुदेव बलवंत फड़के, है ना। किनके द्वारा किया गया था, वासुदेव बलवंत फड़के जी के द्वारा ये किया गया था। वासुदेव बलवंत फड़के जी एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज थे, है ना, जो ब्रिटिश से इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए लड़े थे। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ आर्म स्ट्रगल्स
इनको फादर ऑफ आर्म स्ट्रगल्स के नाम से भी जाना जाता है ना। और क्योंकि ये क्या कहते, बहुत सारे जो यंग पीपल थे उसके एक ग्रुप बनाए और उनको ट्रेनिंग दिया आर्म्स के, और बोले कि जहाँ पे ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे क्या करने के लिए, रेड डालने के लिए, है ना। नेक्स्ट हमारा है मुंडा रिबेलियन। मुंडा रिबेलियन को लीड करने वाले थे बिरसा मुंडा, और यह एक तरह का ट्राइबल अपराइजिंग मूवमेंट था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ किया गया था। ये जो रिबेलियन था वो रांची में हुआ था। कब हुआ था, तो 1899 से 1900 में हुआ था, ठीक है। दिस रिबेलियन एम टू डिराइव अवे द ब्रिटिश, ये ब्रिटिश को अपने क्षेत्र से भगाना चाहते थे, एंड इस्टेब्लिश मुंडा राज इन देयर रीजन, और अपने क्षेत्र में मुंडा राज लाना चाहते थे, यानी सेल्फ रूल लाना चाहते थे। बिरसा मुंडा वाज अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल, बिरसा मुंडा जी को पकड़ के जेल भेज दिया गया, और उनके ट्रायल के समय प्रिजन में ही उनका डेथ हो गया 9 जुलाई 1900 को। हमने देखा कि किस प्रकार से अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग रिवोल्ट कर रहे थे, है ना। अब हम देखेंगे किस प्रकार से हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन ब्रिटिश के द्वारा किया गया, कैसे उन लोग हमारे वेल्थ को ड्रेन करके ले गए, है ना। तो ब्रिटिश का हमारे ऊपर रूल करने का एक ही उनका मकसद था, जो प्राइमरी मकसद था वो था आपका इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन, है ना। ये यहाँ इंडिया के वेल्थ को ड्रेन करके कहाँ ले गए, इंग्लैंड ले गए। फॉर ब्रिटेन इंडिया वाज जस्ट अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड अ मार्केट फॉर इट्स मैन्युफैक्चर गुड। तो इंडिया क्या था ब्रिटिश के लिए, सिर्फ वो लोग एक सोर्स समझते थे कि हम लोग यहाँ पे सस्ता सोर्स यानी रॉ मटेरियल मिलता है किसी भी सामान को बनाने के लिए, जैसे स्पाइसेस हो गए, कॉटन जूट्स हो गए, है ना, उसके लिए। और ये एक बहुत बड़ा मार्केट भी था उनको, वो यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे, वहाँ पे गुड्स बनाते थे यानी प्रोडक्ट बनाते थे, और इंडिया में लाके सेल करते थे। दादा भाई नारोजी बताते हैं हमें कि किस प्रकार से इंडिया का जो वेल्थ है उनको ड्रेन करके ले जा रहा है, और इनको हम लोग बोलते हैं, ये जो एक्सप्लेन किया था इसको बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। क्या कहते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक। थ्योरी, और ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थ्योरी दिए, ये कहाँ पे दिए, ये दिए थे आपका, एक बुक लिखे उन्होंने, प्रॉपर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या लिखे, प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पूछा जाएगा कि प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो बुक है उनको किसने लिखा था, तो उसको लिखने वाले थे दादा भाई नारोजी ने। द ब्रिटिश टुक अवे रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, ये इंडिया से रॉ मटेरियल लेके चले जाते थे, है ना। और उसके बाद रॉ मटेरियल ले जाने के बाद मैन्युफैक्चर गुड्स को इंडिया ही वापस लेके आते थे, और ये फ्री ट्रेड पॉलिसी करते थे। फ्री ट्रेड पॉलिसी यानी कि अगर कोई भी यहाँ से लेके जा रहे या फिर लेके आ रहे तो ब्रिटिश कोई भी टैक्स नहीं देते थे, है ना, इम्पोर्ट ड्यूटीज नहीं देते थे। जिससे क्या हुआ कि उनको उनका जो प्रोडक्ट है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका था, तो वहाँ पे मशीनें थी, फैक्ट्रीज थे, तो वहाँ पे सस्ता में चीज़ बनते थे, और वहाँ पे ये लोग यहाँ पे लाके उसको फिर सेल करते थे, ठीक है। और इस तरह से उनको एडवांटेज मिलता था कि मार्केट में वो सस्ती चीज़ें को बेच सकते थे, और उनका प्रोडक्ट्स बिकता था। जो इंडियन का जो गुड्स था, है ना, इंडिजीनियस जो गुड था वो इग्नोर किया जाता था। मोर ओवर द रिलेशन बिटवीन द इंडियंस एंड द ब्रिटिश हैड बिकम स्ट्रेंड। ब्रिटिश लेवी हैवी टैक्स ऑन द इंडियन सिटीजन। फिर क्या करने लगे, ब्रिटेन के जो लोग थे, है ना, बहुत ज़्यादा टैक्स लेने लगे, कहाँ पे, इंडियन के सिटीजन में, है ना। पीजेंट्स वर वर्स हिट बाय द हेवी टैक्स। अब क्या होते थे कि जो भी किसान थे, है ना, उनको बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था ब्रिटिश के द्वारा। ब्रिटिश लोग क्या करते थे, फोर्स करते थे कि अब क्या होता था कि उनको बोलते थे बहुत ज़्यादा टैक्स लगेगा। अब अगर फसल नहीं हो पाया, या फिर उनका फसल ठीक से नहीं हुआ है, या फिर मौसम ख़राब हुआ, तो ये लोग बोलते थे फिर भी मेरे को पैसा चाहिए। अब कहाँ से लाते, तो ये लोग मनी लेंडर से पैसा लेते थे, जिसके कारण इनका हालत और भी वर्स्ट होते जाता था। दे हैव टू गिव अवे अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस एज लैंड रेवेन्यू एंड अदर टैक्सेस। तो बहुत ज़्यादा पार्ट अपना जो देता था, जैसे कि 3/4 2/4, है ना, उनको देना पड़ता था टैक्स और अदर चीज़ों के लिए। ब्रिटिश लोग क्या करने लगे, अपने प्रॉफिट के लिए कुछ क्रॉप्स को फोर्सफुली लोग यहाँ पे उगाने का कोशिश किए, कल्टीवेट करने का कोशिश किए, जैसे कि इंडिगो हो गया, ओपियम हो गया, है ना, और जूट हो गया। जिससे क्या आने लगा, जो फूड क्रॉप है उसका शॉर्टेज होने लगा, और जिससे भूखमरी यानी फेमाइन भी आने लगी। अब सिर्फ पीजेंट्स नहीं परेशान थे, ना आर्टिसन परेशान थे, बल्कि क्राफ्ट्समैन भी यहाँ पे बहुत परेशान थे। यानी ये सारे कोई जो लोग थे वो बहुत परेशान थे, क्योंकि इनका जो हैंडमेड गुड्स था ये compete नहीं कर पा रहे थे चीप मैन्युफैक्चर गुड्स से जो ब्रिटेन से आते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि इंडिया का जो आर्टिस्ट लोग थे, क्राफ्ट्समैन थे, ये अपने जो ट्रेडिशनल लिवलीहुड थे और वो उनको छोड़ना पड़ा, और वो लोग एग्रीकल्चर लेबर बन के रह गए, क्योंकि उनके पास अपना, बहुत सारे के पास अपना लैंड नहीं था, तो किसी भी लैंड में, किसी के लैंड में जाके काम करते थे और एक एग्रीकल्चर लेबर बन के रह गए।
दे ग्रेटली रूइंड द इंडियंस हैंडीक्राफ्ट मार्केट, और जिससे इंडिया का हैंडीक्राफ्ट मार्केट बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। मोरओवर मिलियंस ऑफ पीजेंट्स हु हैड अर्न एक्स्ट्रा इनकम बाय पार्ट टाइम स्पिनिंग एंड द वेबिंग नाउ हैड टू डिपेंड एंटायरली ऑन कल्टीवेशन। अब ये लोग जो पार्ट टाइम करके अपना कुछ कमाते थे, अब उनको पूरी तरह कल्टीवेशन पे डिपेंड होने लगा, जिससे इंडिया और भी गरीब होने लगा, और भी पॉवर्टी इंडिया में आने लगी, और ब्रिटेन का जो वेल्थ है वो बढ़ने लगा। उसके बाद क्या हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्टर्न एजुकेशन का हमारे इंडिया में स्प्रेड होने लगा। जब वेस्टर्न एजुकेशन आया है ना, तो वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले किया इंडिया के नेशनलिज्म का जो भावना है, जो फीलिंग्स है, उसको डेवलप करने में, है ना। कैसे हुआ, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया विद बिकॉज दे नीड द इंग्लिश स्पीकिंग इंडियन कलर, है ना। वो लोग यहाँ पे चाहते थे कि अब उन लोग ब्रिटेन के थे, उनको चाहिए कि जो इंग्लिश में बात करके कर सके ऐसे लोग काम करें, है ना। तो वो लोग यहाँ पे क्या करने लगे, इंग्लिश का एजुकेशन देने लगे। बट द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हेल्प इन ब्रिंगिंग द इंडियंस टुगेदर। अब क्योंकि इंग्लिश, अब पहले क्या था, अलग अलग जगह में अलग अलग भाषा बोला जाता था, अब ब्रिटेन के लोग हर जगह क्या करने लगे, इंग्लिश सिखाने लगे, तो लोगों को क्या होने लगा, लोग अच्छे से कम्युनिकेट करने लगे और लोग पास में आने लगे। सम एजुकेटेड इंडियंस लाइक राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सर सैयद अहमद खान ETC वर द पायनियर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। यानी ये जो लोग थे, है ना, ये जो थे, ये वेस्टर्न एजुकेशन को बोलते थे कि ये बहुत अच्छा है, और उनका तरफ लेते थे। जो पुराना एजुकेशन सिस्टम था, सिर्फ उसमें सोशल इविल्स थे और सुपरस्टिशन बचे थे। इंग्लिश लैंग्वेज बिकम द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, लोग अच्छे से बात करने लगे, एक दूसरे को समझने लगे, और लोग एडुकेट होने लगे। और जो लोग डेवलप्ड लोग थे, वो लोग क्या होने लगे, इंग्लिश लैंग्वेज के द्वारा एक दूसरे से आसपास में होने लगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट इजीली कर सकें। उसके बाद जब इंग्लिश के लिटरेचर वो लोग पढ़ते थे, तो वहाँ पे वो लोग क्या करते थे, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म पढ़े, डेमोक्रेसी पढ़े, लिबर्टी क्या होता है इसको जाने, इक्वालिटी क्या होता है ये जाने, सोशलिज्म क्या होता है ये जाने, है ना। और उन्होंने बहुत सारे लोगों का वर्क को पढ़े, यानी बहुत सारे लोगों का राइटर हो, जैसे मिल्टन हो गया, जेम्स मिल हो गया, थॉमस पेन हो गया, जॉन लॉक हो गया, रूसो हो गया, मैजनी हो गया, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़े, उनके थॉट को पढ़े, और जाने कि नेशनलिज्म होता क्या है ना, जाने कि इक्वालिटी होता क्या है, लिबर्टी होता क्या, सोशलिज्म होता क्या है। और फिर उन लोग जब उनके पास ये नॉलेज आने लगा, तो वो भी धीरे धीरे क्या करने लगे, इनका डिमांड करने लगे। डेवलप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, है ना। तो फिर जो ब्रिटिश थे उनके द्वारा रेलवेज लाया गया, रोड का कंस्ट्रक्ट कराया गया, ठीक है, ताकि इंडिया में क्या हो सके, आसानी से और बहुत स्पीड से ट्रांसपोर्ट किया जा सके, ठीक है। एक पोस्टल और टेलीग्राफ वायरलेस सर्विस इंडिया में पूरे एक नेटवर्क बना, ठीक है। और जब रेलवे बना, अब देखिए अगर यहाँ पे क्या बन रहा है, पोस्टल सर्विस बन रहा है, टेलीग्राफ बन रहा है, तो जब कभी किसी को बात को पहुँचाने के लिए सप्ताह लगता था, उसको पहुँचने के लिए अब तुरंत ही वो पहुँच सकता है, ठीक है। जिससे लोग क्या कर सकते थे कि कोई भी अगर न्यूज़ है या फिर किसी भी तरह का मूवमेंट है, तो लोगों के बारे में उनको जानकारी मिलता, और वो भी उसमें सपोर्ट करते थे। द रेलवे नेटवर्क स्प्रेड थ्रू आउट द इंडिया हेल्प टू फाइट द फेमाइन एंड द सरप्लस प्रोड्यूस ऑफ वन एरिया कुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द फेमाइन सेकेंड। बोल रहा है कि जब रेलवे बना, तो लोग आसानी से, जब क्या होता है, कभी किसी एरिया में फेमाइन होता था और किसी एरिया में ज़्यादा फसल होता था, तो जब ज़्यादा फसल होता था किसी फेमाइन एरिया में, उस फसल को क्या करते थे, जो क्रॉप्स को, उसको ट्रांसपोर्ट करके वहाँ पे पहुँचा देते थे, ठीक है। जिससे लोगों को क्या होने लगा कि रोग अब ठीक रहने लगे, और फेमाइन में भी ज़्यादा उनको परेशानी होने नहीं लगा। द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, ऑल इंडियन किसान सभा, यूथ लीग एंड ऑल ट्रेड यूनियंस कांग्रेस। दस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन ऑल्सो हैस्टेंडेड द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन द कंट्री। यानी कि इसके द्वारा, हमारा जो कम्युनिकेशन के द्वारा हमारा जो देश है, वो नेशनलिज्म को और ज़्यादा, नेशनलिस्ट जो मूवमेंट था उसको और ज़्यादा अच्छे से बढ़ाने लगा। अब हम लोग देखेंगे कि जो रोल ऑफ प्रेस क्या है ना, कि प्रेस कैसे हमारे नेशनलिज्म में और हमारे नेशनल मूवमेंट में मदद किया, ठीक है। जब सेकेंड हाफ था 19th सेंचुरी का, ठीक है, जब सेकेंड हाफ था 19th सेंचुरी का, तो वहाँ पे क्या हुआ, इंडियन प्रेस आया, और ये किस में था, इंग्लिश में था एंड वर्नाकुलर था, ठीक है। वर्नाकुलर मतलब और जो भी लैंग्वेज थे। द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया वाज एन इवेंट ऑफ रिवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंट, है ना। फिर प्रिंटिंग प्रेस होने लगे, न्यूज़पेपर यानी कि पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर्स और वीकली मैगजीन्स ये छपने लगे,
और जिससे क्या हुआ कि अगर कोई एक लीडर है जो कोई मूवमेंट चला रहे हैं या फिर कोई एजुकेटेड पर्सन है, वो अपनी बातों को लिखते थे और वो बातें फिर लोग जाके पढ़ते थे, तो उनको भी, उनके मन में भी वो भावना जागृत होती थी। राजा राम मोहन राय वाज फाउंडर ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस ऑफ इन इंडिया। ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस ऑफ इंडिया के फाउंडर कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो दो पत्रिका लिखे थे, एक बंगाली में लिखे थे जिसका नाम था संवाद कमुदनी, है ना, संवाद कमुदनी, और दूसरा जो था वो था मीरात उल अखबार। कौन था? मीरात उल अखबार, ये पर्शियन में थे। ठीक है, और ये दोनों को ये क्या करने लगे, पब्लिश किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सच एज द, बहुत सारे प्रेस थे जैसे कि अमृता बाजार पत्रिका, उसके बाद द इंडियन मिरर, द बम्बई क्रॉनिकल्स, द ट्रिब्यून, द हिंदू, ठीक है, द मद्रास मेल, द केसरी, और भी बहुत सारे थे जो लोग अपने अपने जो भी थॉट्स थे उनको उसको लिखने लगे, और न्यूज़पेपर भी आने लगा जिससे लोग पढ़े और उनके थॉट्स को जाने। द सोशल रिफॉर्म्स मेड द वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन इन लिटरेचर, जो सोशल रिफॉर्मर्स लोग थे वो लोग बहुत सारे लिटरेचर लिखे जिससे बहुत सारे लोगों को जानकारी मिला। जैसे कि एक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये लोग अपने आइडिया को लोगों को बताए, अपने आइडिया को हिंदी और बंगाली में पूरी जगह में स्प्रेड करने लगे, है ना। प्रेमचंद रोड अबाउट द सफरिंग, प्रेमचंद आप लोग जानते होंगे, हिंदी में पढ़ते होंगे, प्रेमचंद की कविताएं, है ना। ये जो पुअर्स लोग थे उसके सफरिंग के बारे में बताएं, जो सोशल इनजस्टिस होता था लोगों को उनके बारे में उनको अवेयर किए, है ना। उसी तरह बहुत सारे और भी थे, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कौन थे, तो हम लोग देख सकते हैं दीनबंधु मित्र, है ना, हेमचंद्र बनर्जी, नवीन चंद्र सेन, और भी बहुत सारे लोग थे, इनके बारे में बताया। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, यह है बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना, इनके द्वारा लिखी गई है आनंद मठ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आनंद मठ, ये पूछा जाता है ना। बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में देखेंगे, है ना, तो ये बहुत अच्छे नॉवलिस्ट थे, ठीक है, पोइट थे और जर्नलिस्ट थे। ये ऑथर थे 1880-82 में, बंगाली लैंग्वेज में एक कवि नॉवेल लिखे थे जिसका नाम था आनंद मठ, है ना। हमने पढ़ा अभी आनंद मठ इन्होंने लिखा था। ये क्या था? एक तरह का नॉवेल था जो बंगाली लैंग्वेज में था, ठीक है, और इन्होंने ही वंदे मातरम जो है ना, वो इन्होंने ही लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है रीडिस्कवरी ऑफ द इंडियन पास्ट, ठीक है। तो बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे वो इंडिया के बारे में पढ़े, और बहुत सारे जो स्कॉलर, वेस्टर्न स्कॉलर थे जैसे मैक्स मुलर, मोनियर विलियम्स, ये भी क्या करने लगे, इंडिया के बारे में पढ़े। इंडिया के जो पुराने चीज़ों थे, इनके जो पास्ट थे, ग्लोरियस पास्ट थे, ग्लोरियस हेरिटेज थे, इसके बारे में जाने कि इंडिया कितना समृद्ध था, कितना अच्छा था। इन्होंने बहुत सारे जो संस्कृत लैंग्वेज थे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किए, और इन जो बताए कि इंडिया, एंशियंट इंडिया जो थे उनकी सुप्रीमेसी के बारे में बताएं, इसकी फिलोसफी के बारे में बताएं। लोगों के बीच में सेल्फ रिस्पेक्ट होने लगा, कॉन्फिडेंस होने लगा। तो लोगों को अगर किसी भी तरह का फाइट करना है तो उनके बारे में सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो धीरे धीरे लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट आने लगा, कॉन्फिडेंस आने लगा, है ना। लोगों को लगा कि हम भी किसी से कम नहीं है। और जो कॉनिकल मेथ था कि जो अंग्रेज थे वो सुप्रीम थे, ये भावना उनके अंदर में कम होने लगी। फिर आप देख सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना, आपने इनके बारे में जानते होंगे। ये बंगाल के थे और बंगाली में बहुत सारे पोयम और नोवेल लिखते थे। इनको नोबेल प्राइज़ मिला है, गीतांजलि एक करके एक पुस्तिका है उनके लिए 1930 में, है ना। और ये पहले इंडियन थे जिनको ये नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। ये फर्स्ट इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, जो इंडिया के थे, है ना। और किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए। और इन्होंने जन गण मन जो हमारा नेशनल एंथम है वो भी इन्होंने ही, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इन्होंने एक और पोयम लिखा है अमर सोनार बांग्ला, है ना, जो अभी क्या है कि बांग्लादेश का ये क्या है, नेशनल एंथम है। और ये श्रीलंका के भी नेशनल एंथम को भी इन्होंने ही कंपोज किया है। फिर है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी क्या होता है? तो क्या होता है कि रंग के आधार पर, यानी कि कोई गोरा है कोई काला है, उसके आधार पर क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव किया जाता था, और ये ब्रिटिश के द्वारा बहुत किया जाता था, ठीक है। तो देखते हैं क्या था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट ट्रस्ट इंडियन, सो नो इंडियंस वर गिवन हाई एडमिशन, क्योंकि इन लोग बोलते थे कोई कितना भी अच्छा पढ़ा हो, कितना भी अच्छा हो, काबिल हो, है ना, कैपेबल हो, बट उनको अभी कभी भी हायर एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट नहीं दिया जाता था क्योंकि इन पे बिलीव नहीं करते थे। इन 1877 ब्रिटिश गवर्नमेंट रिड्यूस द एज ऑफ लिमिट ऑफ ICS एग्जामिनेशन, जैसे अभी UPSC होता है उस समय ICS एग्जामिनेशन होता था, और ये रिड्यूस करके 21 से क्या कर दिया गया, 19 कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब किया गया था? 1877 में। ये डेट आपको क्या करना है, याद रखना है।
ठीक है। एग्जामिनेशन कहाँ होते थे? ब्रिटेन में होते थे। दिस चेंज वॉज इंटेंशनली डन टू रिड्यूस द चांस ऑफ इंडियन फ्रॉम एंटरिंग द, क्यों किया गया कि अब बोला कि जो भी एग्ज़ाम होगा वो 21 साल की जगह में अब 19 साल में ही होगा, है ना। और जो भी है वो कहाँ पे एग्ज़ाम होगा? ब्रिटेन में, ताकि बहुत सारे इंडियंस जा ना पाए और उसमें एग्ज़ाम में क्या कर पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए। जब पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे तो इंडियन सिविल सर्विस में आ ही नहीं पाएंगे। इन 1877 इन दिल्ली वायसराय लिटन, उसमें कौन से वायसराय थे? लिटन थे। कंडक्टेड ए ग्रांड एंड लेविश दरबार। द ब्रिटिश कॉल्ड इट द प्रोक्लेमेशन दरबार, है ना। तो 1877 में दिल्ली में लिटन ने, कौन थे? वायसराय लिटन थे। कौन थे? वायसराय लिटन। ये दिल्ली में एक बड़ा सा दरबार लगाया है ना, जैसे कि कोई राजा हो और बहुत सारे मंत्री लोग हैं, अलग अलग देश के लोग आते हैं, तो वो किए और ब्रिटिश लोग इसे प्रोक्लेमेशन दरबार कहते थे। किसके प्रोक्लेम था? तो क्यून बैक्टीरिया का था। और उस समय ये लोग क्या करने लगे? बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने लगे और उसमें बहुत ज़्यादा जब पैसा खर्च कर रहे थे उसी समय इंडिया में, साउथ इंडिया में क्या था? फेमाइन चल रहा था और वहाँ के लोग बहुत सफ़र कर रहे थे। तो ये देख के बहुत सारे लोगों के मन में क्या आया कि हम हमारे देश में कहीं पे एक कोई भूखा मर रहा है और कहीं पे एक जगह पे बहुत अय्याशी हो रहा है ना। तो ये देख के इंडिया के लोगों को अच्छा नहीं लगा। अब यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड लिटन ने क्या किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आए थे 1878 में, ठीक है। अभी देख सकते हैं हम लोग 1877 में पढ़े कि वो लोग क्या करने लगे, एक दिल्ली में दरबार लाए, है ना, और जिसको लोग प्रोक्लेमेशन दरबार कहते थे। और फिर 1878 में यानी उसके एक साल के बाद एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। क्यों लाया गया? क्या है ये एक्ट? तो ये कह रहा है जो इंडियन प्रेस है उनकी लिबर्टी को सप्रेस करना। कहने का मतलब जो इंडियन प्रेस है अगर वो किसी भी चीज़ को लिख रहे हैं, किसी भी टॉपिक में लिख रहे हैं, तो उनको पहले क्या करना होगा कि जो ब्रिटिश हैं उनको जाके दिखाना होगा, उनसे उनको परमिशन लेना होगा कि हम ये लिख रहे हैं। वो जब उनको अलाउ करते तभी लिखना था, अगर नहीं करते तो उसको फिर पनिशमेंट दिया जाता। तो इससे क्या होता कि वो लोग लिख ही नहीं पाते ब्रिटिश के खिलाफ, क्योंकि उनको तो ब्रिटिश के पास जाना होता और कोई अपने खिलाफ क्यों लिखा है ना। उसके बाद एक एक्ट आया, द आर्म एक्ट ऑफ 1878, उसी ईयर में, ठीक है। इसमें कहा गया कि कोई भी इंडियन विदाउट लाइसेंस का आर्म नहीं रख सकता, लेकिन अंग्रेज़ों के लिए ऐसा कोई भी रूल नहीं था, है ना। सिर्फ इंडियन के लिए था कि इंडियन लोगों को अगर वेपन्स अगर कैरी करना है तो उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और ये यूरोपियन के लिए कोई भी रूल नहीं था। लॉर्ड रिपन, अब आए लॉर्ड रिपन, है ना। लॉर्ड रिपन एक इल्बर्ट बिल लेके आए 1833 में, है ना। इधर कौन थे? लॉर्ड लिटन थे, अब आया रिपन, ठीक है। तो याद करेंगे कि लॉर्ड रिपन ने लाया था इल्बर्ट बिल, रिपन ने लाया था इल्बर्ट बिल, ठीक है। कब लाए थे? 1883 में। इस बिल में क्या था? तो इस बिल में था कि द इंडियन जन्स वेर अलाउड टू हैव द राइट टू ट्राई यूरोपियन अलोंग विद द इंडियंस, है ना, बट ऑन द अपोजिशन ऑफ यूरोपियन गवर्नमेंट वाज फोर्स टू विदड्रॉ द बिल। इसमें लाया गया था कि कोई भी इंडियन के लोग हैं, इंडियन के जज हैं, उनको क्या कर सकते हैं, वो यूरोपियन कोर्ट में जाके अपने केस को लड़ सकते थे। लेकिन ये जो एक्ट था उसको क्या कर दिया गया, वापस ले लिया गया, फोर्सफुली उसको वापस ले लिया गया, जिसके कारण जो इंडियंस थे उसके अंदर में बहुत सारे रिसेटलमेंट होने लगा। ये कुछ क्वेश्चन है ना, और आप इस क्वेश्चन को बनाने का सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जो भी इनका था, जो भी मैंने पढ़ाया था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कहा उसको नोट डाउन करके एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। और ये मैं बाकी का वीडियो पार्ट 2 में बनाऊंगा, है ना। तो इस वीडियो को आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और पार्ट 2 को जाके ज़रूर देखें। थैंक यू।